अध्याय 229 झील के भीतर अनुसंधान संस्थान। रात के अंधेरे में विशाल शिजयू झील तारों की रोशनी में भयावह रूप से शांत थी और उसकी सतह पर हल्की हवा की लहरें उठ रही थीं। इन्फिनिट ट्रेन, जो अभी अभी कानपुर शहर से निकले एक डरावने ज्वार को चीरते हुए आई थी, अब झील के किनारे पटरियों पर चुपचाप खड़ी थी। रात की हवा में ठंडक थी और युंजियांग के मैदानों पर तापमान गिरने लगा था। ट्रेन की बोगियों के जोड़ों से सफ़ेद कोहरे की लपटें उठने लगी थीं। ट्रेन के भीतर मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी और लोग गलियारों में इधर उधर आ जा रहे थे। बोगी नंबर 5 और उसके पीछे की रक्षात्मक बोगियों में कई लोग गोलियां भर रहे थे, जबकि बोगी नंबर 12 में PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट 1130 वेपन स्टेशन के लिए गोला बारूद की पेटियां बिछाने में व्यस्त थे। सुमी और राज अपनी टीमों का नेतृत्व करते हुए हर बोगी की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। बोगी नंबर 3 में हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम, नरक का काला गुलदाउदी जिसने काले कनखजूरे जैसे जीव द्वारा छोड़े गए काले धुएं को सोख लिया था, हल्की चमक बिखेर रहा था। उसके फूल के केंद्र में लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगे थे। डार्क मार्क, काला निशान आकार लेने लगा है। रिया ने नरक के उस काले गुलदाउदी में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखा और अपने पीछे खड़े राघव से कहा। स्टेशन के बचे हुए लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ज़्यादातर लोग इस बात को न तो स्वीकार करते हैं और न ही समझते हैं कि इंसानों पर भी निशान लगाए जा सकते हैं। बात यह नहीं है कि वे निशान को स्वीकार नहीं करते, वे मुझे स्वीकार नहीं करते, राघव ने शांत स्वर में कहा। प्रलय के समय में लोगों के बीच विश्वास हमेशा से नाजुक रहा है, इसीलिए मैं इस जानकारी को फैलाने के लिए फीनिक्स का उपयोग करना चाहता हूँ। रिया ने ठंडेपन से उत्तर दिया, अभी हमारे पास डार्क मार्क के खतरे के स्तर को मापने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है और न ही इसे स्पष्ट रूप से देखने का कोई जरिया है। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही हम आने वाले हमलों की तीव्रता को मापने के लिए डिजास्टर फ्लोरा की लाल चमक का उपयोग कर सकें, फिर भी दूसरों के लिए पहले से तैयारी करना कठिन होगा। राघव ने सिर हिलाया। अंधेरे की संस्थाओं के खतरे का आकलन करना सीखना और लड़ने के लिए बंदूक उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जब लोगों को एहसास हो जाएगा कि अंतहीन पलायन केवल अपरिहार्य विफलता की ओर ले जाता है, तो प्रतिरोध की चिंगारी भड़क उठेगी। तुम इसे वीरता दिखाने के लिए पीछे के रास्ते बंद करना कह सकते हो, या तुम बस ये कह सकते हो कि कोने में फंसा हुआ खरगोश भी काटता है। रिया ने राघव की ओर देखा और आगे कहा, दिलचस्प बात यह है कि यह हमें पूर्व की ओर भागने के दौरान और अधिक विकल्प दे सकता है। तुम्हारा मतलब है मारना है या भागना है? बिल्कुल, राघव ने उसकी बात की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। मुझे चिंता है कि यदि डार्क मार्क का कोई मापने योग्य खतरा स्तर होता तो भले ही हम इस बार शक्तिशाली भयावह संस्थाओं से बच निकलें, अगली मुठभेड़ आसान नहीं होगी। दुर्भाग्य से स्टेशन के उस निशान वाले शिकार को देखकर ऐसा ही लगता है। राघव के निराशाजनक चेहरे को देखकर रिया बोली, विज्ञान को कठोर नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम्हारी सोच पाठ्यपुस्तक से भी अधिक कठोर है। जब हमें क्लाइंबिंग पैसेज में चिन्हित किया गया था तो हमें अछनेरा में केवल एक बड़े घेराव का सामना करना पड़ा था। इससे पता चलता है कि डार्क मार्क की ताकत अलग अलग होती है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इलाके में कोई शक्तिशाली शिकारी मौजूद है या नहीं। राघव की आंखें चमक उठीं। तुम सही कह रही हो। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया। क्या तुम मेरे पास सिर्फ इसी काम के लिए आए थे? राघव ने अपना गला साफ किया। सिर्फ यही नहीं, डार्क मार्क की जांच के अलावा मेरी योजना उस अनुसंधान सुविधा रिसर्च फैसिलिटी की जांच करने की भी है। क्या तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत है? रिया ने सीधे पूछा। राघव ने सिर हिलाया। मैं पहले रेकी के लिए एक रोबोट भेजूंगा, अगर खतरे का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो। अगर यह बहुत खतरनाक नहीं है तो मुझे बुलाने की जहमत मत उठाना, रिया ने स्वाभाविक रूप से कहा। तुम मुझे जानते हो, मैं पसंद करती हूँ। हाँ, मैं समझ गया। राघव तुरंत समझ गया। बिना किसी देरी के वह बोगी नंबर 1 की ओर वापस मुड़ गया ताकि कीकी के माध्यम से PX-05 रोबोट को नियंत्रित कर सके और SIID फाउंडेशन प्रयोगशाला के भीतर तलाशी के लिए ड्रोनों के साथ तालमेल बिठा सके। वुनटिल्ड ट्रेन की छत से 2 ड्रोनों ने उड़ान भरी। उसी समय मेहनती PX-05 रोबोट बोगी नंबर 11 के प्रवेश द्वार से बाहर निकला और कीकी के नियंत्रण में परीक्षण स्थल के क्षतिग्रस्त गुंबद की ओर तेजी से उड़ गया। ये तो अजीब है टिल्ड। बोगी नंबर 2 के सूचना केंद्र में कीकी ने निगरानी स्क्रीन पर देखते हुए रोबोट को नियंत्रित करते समय अपनी भरीकुटी सिकुड़ी। सब लोग कहाँ हैं? राघव ने उत्तर दिया, जब तक हम भूमिगत अनुसंधान सुविधा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे वहां से बहुत बड़े स्तर पर लोगों को निकाला गया है।
पूनम ने स्क्रीन का अध्ययन करते हुए उलझन में बुदबुदाया। ऐसा नहीं हो सकता। कीकी का चेहरा संदेह से भरा था। तुम कह रहे हो कि उन्होंने सिर्फ हमारे आने की वजह से पूरी अनुसंधान सुविधा खाली कर दी? चटाक। राघव ने उसके माथे पर उंगली से प्रहार किया। ध्यान लगाओ। आउच टिल्ड। कीकी ने उसे घूर कर देखा और फिर तुरंत अपना ध्यान रोबोट के नियंत्रण पर लगा दिया। ऊंचाई से देखने पर ड्रोनों ने दिखाया कि पूरा क्लियर वाटर टाउन टेस्ट साइट भयानक रूप से शांत था। इस बीच PX-05 रोबोट सावधानी से उसी गलियारे से दाखिल हुआ जिसे राघव ने पहले इस्तेमाल किया था। जो प्रयोगशालाएं और गलियारे कभी व्यस्त रहते थे वे अब पूरी तरह सुनसान थे। ये देखकर राघव के भाव और गंभीर हो गए। यह अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पागल लड़की सही कह रही थी? एक ऐसी सुविधा जो शोध और प्रयोगों के लिए बड़ी भयावह संस्थाओं को पकड़ने में सक्षम थी, अचानक एक भूतिया शहर बन गई थी। यह अजीब से परे था। लेकिन ये कहना कि वे सिर्फ उसकी वजह से भाग गए, राघव को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी सामने के दृश्य को देखकर उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। लगता है हमें खुद अंदर जाकर जांच करनी होगी। क्या ये कोई घात हो सकती है? रजिता ने अचानक पूछा। अगर ऐसा होता तो वे अब तक हमला कर चुके होते। इसके अलावा हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राघव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने टीम को संगठित करना शुरू किया। राज, हारू, सुमी, अपू और डायरेक्टर रिया, आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं। बाकी सब यहीं रुकें और ट्रेन की रक्षा करें। उसी समय प्रोजेश ने राघव की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। राघव उसके पास गया और देखा कि प्रोजेश थोड़ा दुविधा में लग रहा था। वह करीब झुका और फुसफुसाया, भाई राघव, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आज रात ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालूं? राघव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। तुम नहीं जाना चाहते? प्रोजेश की नज़र कीकी की स्क्रीन की ओर गई और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। सच कहूं तो मुझे बंद भूमिगत जगहों से थोड़ा डर लगता है। राघव ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, तुम ट्रेन की रक्षा करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राघव, प्रोजेश ने उत्तर दिया। राघव ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि प्रोजेश मौत से डरने वाला इंसान नहीं था। अगर उसने न जाने का फैसला किया था तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। राघव ने विस्तार से नहीं पूछा और राज, सुमी, कीकी और रिया को लेकर ट्रेन से उतर गया। रिया को साथ लाने का मुख्य कारण यह था कि राघव ये देखना चाहता था कि यह संस्थान वास्तव में किस चीज़ पर शोध कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि ट्रेन में लोड करने के लिए कुछ उपयोगी वैज्ञानिक उपकरण भी मिल जाएंगे। हिस, कॉकपिट का दरवाज़ा खुला। राघव और उसकी टीम जमीन पर उतरी, फाउंडेशन की अनुसंधान सुविधा की जांच के लिए तैयार। जैसे ही वे उतरे, झील से आने वाली नम और ठंडी रात की हवा ने उन्हें घेर लिया। रिया समूह के पीछे चल रही थी, हाथ लापरवाही से जेबों में डाले हुए। रात का समय होने और एक खतरनाक सुविधा की खोज के बावजूद वह बेफिक्र थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वह किसी वैज्ञानिक सेमिनार में जा रही हो। राघव ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए सुमी को इशारा किया कि वह अपनी वैज्ञानिक साथी पर नज़र रखे। भले ही रिया के सिर पर एक छोटा सा हरा अंकुर इशारा कर रहा था कि उसमें कोई क्षमता विकसित हुई है, राघव ने फिर भी उसे शून्य लड़ाकू क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया। वे पांचों एक वाहन में सवार हो गए। चूंकि वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कीकी ने अपनी क्षमता का उपयोग करके ऑफ रोड वाहन को ट्रेन से उठाकर सीधे जमीन पर रख दिया। राघव ने स्टीयरिंग संभाला और दूर जंगल की ओर गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में राघव ने वाहनों, यहां तक कि विमानों के निशान देखे जो कभी वहां खड़े थे। चारों ओर उपकरणों के खाली डिब्बे, फेंके गए दस्तावेज और अन्य मलबा बिखरा हुआ था। ऐसा लगता है कि वे जल्दबाजी में यहां से निकले हैं, सुमी ने बारीकी से देखते हुए कहा। सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन लड़ाई या लाशों के कोई निशान नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन पर भयावह संस्थाओं ने हमला किया था। खिड़की के पास बैठी रिया ने बाहर की अव्यवस्था पर नजर डाली। इस आकार की अनुसंधान सुविधा को छोड़ना निश्चित रूप से किसी बड़े कारण की वजह से होगा। शायद उन्हें किसी आने वाले संकट का आभास हो गया था, जैसे कि इन पानी के भीतर कोई विशालकाय झील का राक्षस जो रात में पूरे अनुसंधान केंद्र को निगलने के लिए तैयार हो। राघव के हाथ स्टीयरिंग व्हील से लगभग फिसल ही गए थे। अरे रिया दीदी, क्या आप हमें इस तरह डराना बंद कर सकती हैं? कीकी ने उसे फटी आंखों से देखा। अगर ऐसा है तो क्या हम सब खत्म नहीं हो जाएंगे? जरूरी नहीं, रिया ने तथ्यपूर्ण ढंग से उत्तर दिया। तुम लोगों की सामूहिक क्षमताओं के साथ कम से कम तुम में से एक या दो तो बच ही जाने चाहिए। राघव, वे सुविधा की टूटी हुई दीवारों के बीच से होते हुए एक भूमिगत पार्किंग क्षेत्र में पहुंचे।
अनुसंधान केंद्र में अभी भी बिजली थी और कई गलियारों में रोशनी जल रही थी। वाहन से बाहर निकलते ही उन पांचों को हवा में एक भारी सन्नाटे का अनुभव हुआ। वुशश। भूमिगत गलियारों से हवा का एक तेज झोंका बाहर आया जिसमें एक नम ठंडक थी। रिया ने आराम से चलते हुए कहा, शायद नीचे झील से पानी अंदर आ रहा है जो हवा को बाहर धकेल रहा है। हमें गहराई में जाते समय बाढ़ के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हाँ, राघव जानता था कि यह सुविधा झील के किनारे बनी थी और इसके नीचे ब्लैकवाटर टेस्टिंग ग्राउंड्स थे जो निश्चित रूप से शिजयू झील से जुड़े थे। अगर पानी अंदर रिस रहा था तो इसका मतलब था कि भूमिगत ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए थे। मैंने कहा था न कि एक डिजिटल सूचना पैनल के पास रुकी थी जिस पर अभी भी निकासी का नोटिस दिख रहा था। सिस्टम अलर्ट, बेसमेंट लेवल 11 और 12 पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। लगता है बाढ़ ही उनके पीछे हटने का कारण थी। टीम ने अपनी खोज जारी रखी और पूरी सुविधा को सुनसान पाया। चूंकि बिजली व्यवस्था अभी भी चालू थी, कीकी ने तुरंत अपना मोबाइल टर्मिनल निकाला और सुविधा के सिस्टम के साथ इंटरफेस करना शुरू किया। आंतरिक सिस्टम को मिटा दिया गया है, सुविधा को चालू रखने के लिए केवल बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम बचा है। कीकी की आंखें स्क्रीन को स्कैन कर रही थीं और उसका माथा सिकुड़ता जा रहा था। एक सेकंड रुको, क्लियरवाटर टाउन टेस्टिंग ग्राउंड्स। वह अचानक घबरा गई और अपना टर्मिनल हाथ में लिए राघव की ओर भागी। राघव, ये देखो, कई प्रयोग कक्षों के कंटेनमेंट डोर, सुरक्षा द्वार विफल हो गए हैं। परीक्षण स्थल और मुख्य सुविधा के बीच के अलगाव तंत्र ने भी काम करना बंद कर दिया है। राघव की त्योरियां चढ़ गईं। तो तुम कह रही हो कि जिन जीवों को उन्होंने यहां रखा था वे सब शायद भाग गए हैं? बिल्कुल। कीकी थोड़ा पीछे हट गई और डरते हुए सुविधा के विशाल अनुसंधान क्षेत्रों की ओर देखने लगी। इसका मतलब है क्लियरवाटर टाउन टेस्टिंग ग्राउंड्स में हमारा जिससे सामना हुआ था वह शायद पहले से ही इस जगह के अंदर हो सकता है। धड़ाम। भूमिगत हवा के एक अचानक झोंके ने एक प्रयोगशाला के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया जिसकी आवाज़ खाली सुविधा में गूंज उठी। बज़ज़। वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण गलियारे की लाइटें झिलमिलाईं जिससे दीवारों पर लंबी और डरावनी परछाइयां पड़ने लगीं। माहौल और भी भयावह हो गया। हवा में तनाव महसूस करते हुए राज ने रोरर के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और सतर्कता के साथ चारों ओर देखने लगा। कैप्टन राघव, सुमी ने पूछा, आपका यहाँ पहले किससे सामना हुआ था? कुछ ऐसा जो न तो पूरी तरह भयावह संस्था थी और न ही ज़ोंबी। राघव की आवाज़ गंभीर थी। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा था जिसे फाउंडेशन ने बनाया था। हालांकि उनमें निश्चित रूप से भयावह संस्थाएं भी थीं। मैंने एक बड़े कंटेनमेंट पूल के अंदर एक विशाल जीव देखा था। रिया ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। तो वे पहले से ही म्यूटेंट परिवर्तित जीव विकसित करने के स्तर पर हैं। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, राघव ने उत्तर दिया। अब तक वे भूमिगत लिफ्ट तक पहुंच चुके थे। वह अभी भी काम कर रही थी। राघव कीकी की ओर मुड़ा। अगर मुझे सही याद है तो हमने लेवल 9 पर वह विशाल एबिलिटी रिसर्च हॉल देखा था, है ना? कीकी ने सिर हिलाया और अपने मोबाइल टर्मिनल को स्क्रॉल किया। हाँ, और अगर तुम मेडिकल पॉड ढूंढ रहे हो तो उसे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रिया ने स्क्रीन पर नज़र डाली और तुरंत कहा, लेवल 7 क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटेशन फ्लो। चाहे वह इंसानी परीक्षणों के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, उनके पास वहाँ पूर्ण स्पेक्ट्रम सर्जिकल मेडिकल पॉड्स होने चाहिए। ये पॉड हड्डियों और बाहरी चोटों के इलाज के लिए अत्यधिक कुशल हैं। वे डीएनए अनुक्रमण स्कैन के माध्यम से कोशिकाओं की मरम्मत के लिए सेल्टा पल्स सीक्वेंसिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर सामान्य बीमारियों को ठीक करने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। एकमात्र समस्या इसकी भारी लागत है और यह कि इन्हें चलाने के लिए सेल्टा रेयर अर्थ की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक रेडियोधर्मी है। सुमी ने उसकी ओर एक लंबी नज़र डाली और टिप्पणी की, ये वैसी चीज़ है जिसके बारे में केवल अमीर लोग टीवी पर सुनते हैं। मैंने सुना है कि यह 30 मिनट में ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को भी ठीक कर सकता है, सिर्फ 30 लाख क्रेडिट की छोटी सी कीमत पर। सही है, रिया ने सिर हिलाया। हमारी ट्रेन का जेमिनी 11R परमाणु ऊर्जा सिस्टम इस उपकरण के संचालन का समर्थन कर सकता है। अगर हम इसे लगा लेते हैं तो हमें मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरह के उपकरण अत्यंत नाजुक होते हैं, वे आसानी से टूट जाते हैं और उन्हें बहुत सावधानी से ले जाने की आवश्यकता होती है। राघव को सिरदर्द महसूस होने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेडिकल पॉड इतने जटिल होंगे। रेडियोधर्मी खतरों की समस्या तो अलग ही थी। ठीक है, पहले चलकर देखते हैं। ये सब बाद की समस्याएं हैं। जैसा कि रिया ने कहा, इतना महंगा उपकरण शायद पहले ही ले जाया जा चुका होगा।
डिंग। राघव ने लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही दरवाजे खुले, सबके चेहरे अचानक काले पड़ गए। खून की एक गाढ़ी, मिचली पैदा करने वाली गंध तुरंत उनसे टकराई। लिफ्ट के अंदर क्षत विक्षत शरीर के अंगों के ढेर एक दूसरे के ऊपर लगे थे। दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे, जिससे पूरा केबिन गहरे लाल रंग में रंग गया था। लाशें अभी भी ताज़ा थीं, वे ज़्यादा समय पहले नहीं मरी थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये नीचे के अनुसंधान कर्मी थे? की कई कदम पीछे हट गई, उसका चेहरा घृणा से मुड़ गया। उसने लाशों के बीच फाउंडेशन की वर्दी को पहचान लिया था। आखिर नीचे उनका सामना किस बला से हुआ था? राघव ने ठंडेपन से इस दृश्य को देखा और कहा, लगता है कि उनके अपने ही परीक्षण विषयों ने अपने मालिकों पर हमला कर दिया। अध्याय 230, जैव रासायनिक अनुसंधान स्तर। क्या तुम यहाँ के निगरानी तंत्र तक पहुंचकर देख सकती हो कि नीचे क्या हो रहा है? मैं कोशिश करती हूँ। कीकी ने तेजी से अपने मोबाइल टर्मिनल पर काम किया और जल्द ही इमारत का ऑनलाइन निगरानी तंत्र स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। लेवल 11 और 12 पहले से ही ऑफलाइन हैं। कीकी ने लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों के कैमरों को स्विच किया। नीचे निश्चित रूप से बाढ़ आ रही है। बाकी मंजिलों का क्या? राघव ने पूछा। एक भी इंसान नहीं। कीकी ने सिर हिलाया। सटीक रूप से कहूं तो एक भी जीवित इंसान नहीं। और मुझे कोई राक्षस भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राघव ने माथा सिकोड़ा। यह अजीब है। ये लोग मरे कैसे? शायद वे नीचे की मंजिलों से आए थे जहां कैमरे नहीं पहुंच सकते। सुमी ने लिफ्ट के किनारे का निरीक्षण करने के लिए घुटनों के बल बैठकर पानी के धब्बे देखे। वह तुरंत खड़ी हुई और बोली, यहाँ दो संभावनाएं हैं, या तो वे बाढ़ शुरू होने से पहले ही मर गए थे, और चूंकि लिफ्ट अच्छी तरह से सील है, इसलिए पानी अंदर नहीं आया, या फिर किसी चीज़ ने उन्हें लिफ्ट के अंदर ही मार डाला। लेवल 7 की जांच करो। अगर वह सुरक्षित लगता है तो हम पहले वहीं जाएंगे। राघव ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जरूरी उपकरण ढूंढना। बाकी रसद गौण थी। समझ गई। कीकी ने तुरंत 7वीं मंजिल के फीड पर स्विच किया और खोजना शुरू किया। यह अनुसंधान सुविधा विशाल है, जो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। वर्गीकृत अनुसंधान और मुख्य क्षेत्रों के पास अलग निगरानी तंत्र हैं जो आंतरिक रूप से नियंत्रित होते हैं। मैं केवल सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच सकती हूं। लेकिन बोलते बोलते उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ओह, एक मिल गया। एक रिसर्च लैब के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ सपोर्ट सर्जिकल पॉड है। वाह, यहाँ तो बहुत सारे उपकरण हैं। जाते समय वे इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले गए टिल्ड। राघव ने देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसके भाव तुरंत बदल गए। जैसा कि अपेक्षित था, आपातकालीन निकासी में प्राथमिकता मुख्य अनुसंधान डेटा, उच्च मूल्य वाली संपत्ति, मध्यम मूल्य वाली संपत्ति और फिर सामान्य संपत्ति को दी जाती है, रिया ने समझाया। एक सर्जिकल पॉड महंगा होता है, लेकिन इस स्तर के संगठन के लिए यह अधिक से अधिक एक मध्यम श्रेणी की संपत्ति है। इसे पीछे छोड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। शोधकर्ताओं का क्या? सुमी ने उलझन में पूछा। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया और ठंडे स्वर में कहा, कुछ शीर्ष स्तर के पर्यवेक्षकों को छोड़कर जो उच्च मूल्य वाली संपत्ति की श्रेणी में आते हैं, बाकी सभी को मध्यम या उससे नीचे की श्रेणी का माना जाता है। वास्तव में निकासी के क्रम में कुछ जैविक अनुसंधान के नमूनों का दर्जा शोधकर्ताओं से भी ऊपर होता है। ठीक है, अब इस बारे में और चर्चा नहीं करते। राघव ने अपनी ब्लैक राइफल निकाली और समूह को संबोधित किया। इससे पहले कि पानी और ऊपर चढ़े, चलो 7वीं मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस मेडिकल पॉड को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम अन्य रसद की जांच करेंगे। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और वे पांचों जमीन के नीचे उतर गए। जब 7वीं मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुले तो कीटाणुनाशक की एक तीखी और भारी गंध हवा में भर गई, किसी भी अस्पताल की तुलना में कहीं अधिक तेज। राघव ने माथा सिकोड़ा और वे सब सावधानी से बाहर निकले, अपने आसपास की जांच करने लगे। वह स्थान विशाल था, जो कई क्षेत्रों में विभाजित था। जीन अनुसंधान क्षेत्र, ऊतक पुनर्जनन इंजीनियरिंग, कोशिका संवर्धन, आणविक आनुवंशिकी, जैव रसायन। ये जगह बोगी नंबर 9 की जैविक अनुसंधान सुविधा से भी बड़ी है। राघव बुदबुदाया। वो आंश। गलियारों से हवा का एक झोंका गुजरा, जिसके बाद जमीन में एक हल्का कंपन महसूस हुआ। खुले अनुसंधान दस्तावेज हर जगह बिखरे हुए थे, जो हवा में उड़ रहे थे। रिया ने हाथ बढ़ाकर एक दस्तावेज पकड़ा और उसे पढ़ते हुए अपना चश्मा ठीक किया। डार्क एंटिटीज, अंधेरे की संस्थाओं पर इस अनुसंधान सुविधा का काम फेडरेशन की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। यहाँ डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे उलझन में डाल रहा है। राघव ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे खींचते हुए कहा, नीचे पानी बढ़ रहा है। हम बाद में विश्लेषण कर सकते हैं।
पहले हमें वह मेडिकल पॉड ढूंढना है। ठीक है टिल्डा। वे तेजी से सुविधा के भीतर बढ़े। रास्ते में वे विभिन्न सील की गई प्रयोगशालाओं के पास से गुजरे। कुछ प्रयोगशालाएं तो शीशे की परत वाले विकिरण रोधी दरवाजों से सुरक्षित थीं, जिससे वातावरण और भी डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनके चेहरे के भाव गंभीर होते गए। अब उनका सामना बड़े पैमाने पर बने जैव रासायनिक अनुसंधान कक्षों से हो रहा था। मजबूत पारदर्शी खिड़कियों के पीछे विकृत मानव अंग, ह्यूमन एरीज, मानव रूपी डरावने जीव, ज़ोंबी और न पहचाने जाने वाले जैविक नमूने प्रिजर्वेशन टैंकों में लटके हुए थे। साफ सुथरी प्रयोगशालाएं उन घृणित प्रयोगों के साथ बिल्कुल विपरीत लग रही थीं, जिससे एक विचलित करने वाला दृश्य बन रहा था। ऐसा लगता है कि क्लियरवाटर टाउन में हमारा जिन विचित्र जीवों से सामना हुआ था, वे यहीं बनाए गए थे, राघव ने गंभीरता से कहा। हालांकि रिया इसमें दिलचस्पी लेती दिखी। उसने नमूनों की सावधानीपूर्वक जांच की। उसके चेहरे के भाव और गंभीर हो गए। जब मैं फेडरेशन के लिए काम करती थी, तब डार्क एंटिटी अनुसंधान अभी शुरुआती दौर में था। यहाँ मैं जिस तरह की मानव उत्परिवर्तन इंजीनियरिंग और अंगों को जोड़ने वाले प्रयोग देख रही हूँ, वे असंभव माने जाते थे। वे एक और जैविक अनुसंधान क्षेत्र की ओर मुड़े और एक भारी सुरक्षा वाली लैब के सामने रुके। मजबूत कांच के पीछे वे केंद्र में एक बड़ा सफ़ेद मेडिकल पॉड देख सकते थे, जो किसी प्रकार के क्रायोस्टेसिस चैम्बर जैसा लग रहा था। ये राघव की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। सिर्फ एक नज़र में उसने अनुमान लगाया कि इसका वजन 1 टन से अधिक होगा। यही है वो। राघव के चेहरे पर उत्साह की एक लहर दौड़ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी। जब से दिया उसे एक भूमिगत अनुसंधान सुविधा में ले गई थी, उसे संदेह था कि फाउंडेशन के पास ऐसी तकनीक हो सकती है। उसने इसके ब्लूप्रिंट को स्कैन करने और ट्रेन में खुद एक बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन डेथ गेम की घटना देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह फाउंडेशन एक पागल संगठन था। उसे कभी ऐसे उपकरणों के करीब जाने का मौका नहीं मिलता अब तक। कीकी ने अपने टर्मिनल का उपयोग करके लैब की सुरक्षा को तेजी से बाईपास किया और दरवाजे के ताले खुल गए। राघव अंदर दौड़ा और मेडिकल पॉड को स्कैन करना शुरू करने के लिए तुरंत अपने मैकेनिकल हॉर्ट को सक्रिय कर दिया। केवल इसे स्कैन करके ही वह इसके सिस्टम को पूरी तरह समझ सकता था। यदि उपकरण अच्छी स्थिति में हुआ तो वह इसे खोलकर ट्रेन तक पहुंचा सकता था। राज और कीकी के साथ इसे ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। इससे उसे शुरू से एक नया पॉड बनाने की मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे लगभग 30 मिनट चाहिए, राघव ने दूसरों की ओर देखते हुए कहा। आसपास के इलाकों की तलाशी लो, लेकिन सावधान रहना, हो सकता है कि कोई भयावह संस्था यहाँ घात लगाकर बैठी हो। समझ गई, कीकी ने ताली बजाई। हे, यहाँ बहुत सारा कीमती सामान है। अगर हम सब कुछ नहीं ले जा सकते तो तुम उसे खा तो सकते हो, है ना? राघव ने सिर हिलाया। यही योजना है, बशर्ते हम किसी मुसीबत में न फंसें। झील का पानी अंदर आने के साथ हमें सुरक्षा से समझौता किए बिना जो कुछ भी मिल सके उसे हथियाना होगा। तो हमें दूसरी मंजिलों की भी जांच करनी चाहिए। कीकी ने अपने टर्मिनल पर माथा से कोड़ा। देखो, लेवल 5 पर एक शस्त्रागार है और लेवल 9, जहां हम पहले थे, मुख्य अनुसंधान केंद्र लगता है। इतनी बड़ी सुविधा में निश्चित रूप से और भी उपयोगी चीजें होंगी। राघव जानता था कि कीकी एक मैका पाने की जिद पर अड़ी थी। वह सुमी और राज की ओर मुड़ा और कहा, ठीक है, तुम तीनों लेवल 9 पर जाओ। डायरेक्टर रिया यहीं रहेंगी। हम ज्यादा दूर नहीं बटेंगे। अगर यह मेडिकल पॉड सही निकलता है तो हम इसे लेकर निकल जाएंगे, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। तुम बहुत ज्यादा सावधान हो रहे हो। कीकी मुस्कुराई। मैंने फीड की जांच की है, वहां किसी राक्षस का कोई निशान नहीं है। अगर कोई होगा भी तो वे शायद पानी से भरे निचले स्तरों में होंगे। राघव ने उसे घूर कर देखा। बस जाओ, बातें कम, सावधानी ज्यादा। अब उसकी रणनीति स्पष्ट थी, पहले प्राथमिकता वाले लक्ष्यों को सुरक्षित करना, फिर दूसरे उद्देश्यों पर विचार करना। लालच में आकर अज्ञात क्षेत्रों की खोज अक्सर आपदा की ओर ले जाती है। ये मेडिकल पॉड ऐसी चीज थी जिसे वह लंबे समय से चाहता था। अब तक वे हर चोट के लिए पट्टियों पर निर्भर थे। भाग्यवश कीकी की घटना के अलावा उनकी टीम में किसी को भी जानलेवा चोट नहीं आई थी। लेकिन यह अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय था। चोटें और डार्क इन्वेजन, अंधेरे का आक्रमण के जोखिम एक काफिले की गतिशीलता और उपचार क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अगर वे इस मेडिकल पॉड को हासिल कर लेते हैं तो इससे पूनम टीचर और नीतू का बोझ काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तुम भी सावधान रहना टिल्डा। राघव ने सिर हिलाया। जब वे तीनों जाने के लिए तैयार हुए तो उसने अचानक राज को आवाज दी।
राज, हाँ, क्या बात है, राघव गे। लेवल 9 पर दिया का ऑफिस होना चाहिए। देखना कि क्या उसने कोई चाय छोड़ी है, हारू के लिए कुछ लेते आना। ओह, समझ गया। उनके जाने के बाद राघव ने फिर से स्कैनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। लक्ष्य को स्कैन किया जा रहा है। प्रगति 15%। इस बीच रिया पूरी तरह से शोध दस्तावेजों को इकट्ठा करने में मग्न थी। तभी कम्युनिकेटर के माध्यम से कीकी की आवाज़ गूंजी। उसका स्वर बहुत ही जरूरी और उत्तेजित था। राघव, जल्दी करो, लेवल 9 पर आओ अभी। हमें कुछ अविश्वसनीय मिला है। अध्याय 231, रहस्यमयी कंटेनर। मैंने तुमसे पहले मेडिकल पॉड वापस लाने को कहा था, है ना? राघव, जल्दी आओ, मुझे कुछ बहुत बढ़िया मिला है। कीकी की आवाज़ में उत्तेजना थी। ये सुनकर राघव ने माथा सिकोड़ा। उसने तुरंत अपनी ब्लैक राइफल उठाई और रिया को आवाज़ दी, चलो, हम 9वीं मंजिल पर जा रहे हैं। रिया हिचकिचाई। उसके हाथों में अभी भी दस्तावेजों का ढेर था जिन्हें वह छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन राघव ने उसे विकल्प नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ खींच लिया। वे गलियारे से होते हुए लिफ्ट की ओर बढ़े। राघव ने बटन दबाया और जैसे ही दरवाजे खुले वह रिया के साथ अंदर दाखिल हुआ और 9वीं मंजिल की ओर उतर गया। ये वही इलाका था जहां दिया उसे पहले ले गई थी, इसलिए राघव के दिमाग में यहाँ का नक्शा बिल्कुल साफ था। यह मंजिल बाकी मंजिलों से काफ़ी अलग थी। ये बहुत विशाल थी और इसकी छत की ऊंचाई ऊपर की मंजिलों से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। छत को एक परावर्तक सामग्री से ढका गया था जो एक गुंबद जैसी लग रही थी, जिस पर नीले आकाश और सफ़ेद बादलों का वास्तविक समय का प्रक्षेपण दिख रहा था। यहाँ तक कि गलियारे की नकली खिड़कियों पर भी ऊंची इमारतों और घने जंगलों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, जो शायद लंबे समय तक ज़मीन के नीचे काम करने वाले शोधकर्ताओं के मानसिक तनाव को कम करने और उन्हें घुटन महसूस न होने देने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। राघव रिया को कई बड़े ऑफिस क्षेत्रों से गुजारते हुए एक सीधे गलियारे पर ले गया। कुछ ही देर में उन्हें एक कमरे के प्रवेश द्वार पर राज इंतजार करता हुआ दिखा। भाई राघव, क्या स्थिति है? राघव ने पूछा। उसने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर नज़र डाली। उस पर दिया लिखा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह उसका ऑफिस है। राज ने अपना सिर खुजलाया। मुझे यकीन नहीं है, आपको खुद ही इसे देखना चाहिए। राघव हिचकिचाया नहीं। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। सबसे पहले उसकी नज़र एक विशाल अर्धगोलाकार कमरे पर पड़ी। बड़ी बड़ी पैनोरामिक खिड़कियों के माध्यम से वह उस रिसर्च प्लाजा को देख सकता था जिसे उसने और कीकी ने पहले देखा था। लेकिन अब वह पूरी तरह खाली था। कांच के कंटेनमेंट चैम्बर टूटे हुए थे। मैका मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म भी सुनसान थे और केवल कुछ महत्वहीन शोध उपकरण यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। कैप्टन राघव, पीछे से एक आवाज़ आई। राघव मुड़ा तो देखा कि कीकी दीवार में बने एक गुप्त रास्ते के पास खड़ी थी। हाथ बांधे हुए वह उत्तेजित और जिज्ञासु दिख रही थी। उसने अपने बगल में 2 मीटर चौड़े विस्फोट रोधी धातु के तिजोरी वाले दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, अंदाज़ा लगाओ मुझे ये कैसे मिला। राघव पास गया और उसका निरीक्षण किया। क्या ये दिया की तिजोरी है? लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है? जो भी हो, इसके अंदर निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण है। कीकी पास की एक सजावटी मूर्ति की ओर मुड़ी, अपनी मानसिक शक्ति सक्रिय की और दीवार के तंत्र को फिर से बंद कर दिया। देखा, काफ़ी कूल है ना? इसे खोलो, राघव ने आदेश दिया। उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही कीकी ने गुप्त मार्ग को फिर से खोला, राघव आगे बढ़ा, भारी तिजोरी के दरवाजे पर हाथ रखा और उसकी संरचना को स्कैन करने के लिए मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी भौहें तन गईं। ये जटिल है। इस दरवाजे के पीछे एक बड़ी जगह है। सतर्क रहना। ये सुनकर राज और सुमी ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और प्रवेश द्वार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। क्लैंग, धातु की कुंडी खुलने की आवाज़ के साथ तिजोरी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। लेकिन जैसे ही दरार चौड़ी हुई, बिजली का एक कट बाहर निकला जिससे उनकी त्वचा में झंझनाहट होने लगी। सावधान, वुआश। कीकी ने कमान संभाली और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके दरवाजे को और धक्का दिया। समूह ने सावधानी से अंदर झांका। अंदर एक अंधेरा गलियारा था। देखते ही देखते फर्श के साथ लगी हल्की लाइटें जल उठीं, जिससे दूर तक जाने वाला एक रास्ता रोशन हो गया। गलियारे के अंत में एक कमरे से मध्यम लाल चमक आ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव अंदर बढ़ा और कीकी उसके पीछे पीछे चली। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, एक डरावने सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। फर्श बिल्कुल साफ था और उनके कदमों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मानो गलियारा किसी उन्नत ध्वनि रोधी सामग्री से बना हो। राघव और कीकी ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने ध्यान केंद्रित किया।
कुछ ही कदमों में वे लाल रोशनी वाले कमरे में पहुंच गए और उन्होंने जो देखा उसने दोनों को स्तब्ध कर दिया। यह आखिर क्या बला है? कीकी की आवाज़ सदमे से भरी थी। वह गुप्त कक्ष काफी विशाल था। केंद्र में एक गोलाकार धातु का प्लेटफॉर्म था जिसके चारों ओर हीरे के आकार के खंभे एक सटीक पैटर्न में व्यवस्थित थे जो सभी हल्के लाल रंग में चमक रहे थे। एक पतली यांत्रिक भुजा द्वारा प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अजीब सा उपकरण लटका हुआ था। यह एक छोटे कंटेनमेंट पॉड जैसा लग रहा था जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। इसके केंद्र में स्थित बेलनाकार कक्ष लाल तरल पदार्थ से भरा था, हालांकि उसके अंदर क्या था ये स्पष्ट नहीं था। यह एक विशेष कंटेनमेंट यूनिट जैसा लग रहा है, राघव ने अनुमान लगाया। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। किसे परवाह है? चलो करीब से देखते हैं। कीकी ने नाक सिकुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उस उपकरण को अपनी ओर खींचने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। लेकिन जैसे ही वह उसे करीब लाए, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। आंखें फटी रह गईं, उसका अपनी शक्ति पर से नियंत्रण छूट गया और वह उपकरण जमीन की ओर गिरने लगा। राघव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ने के लिए आगे झपट्टा मारा। धड़ाम! उसके पावर सूट के माध्यम से एक कुचलने वाली ताकत महसूस हुई। उसके स्पाइनल एक्चुएटर ने वजन को संभालने के लिए खुद को व्यवस्थित किया और हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव में चरमराने लगे। उफ! कीकी लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, उसकी सांसें तेज थीं। यह अजीब था, मेरी शक्ति पूरी तरह से अस्थिर हो गई। राघव ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, वह भी उतना ही हिला हुआ था जितनी कीकी। उसने इस एहसास को पहचान लिया, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने रेनटाउन के केमिकल प्लांट में उस म्यूटेंट का सामना करते समय महसूस किया था। अगर उसके पास पावर आर्मर न होता तो वह उस उपकरण को पकड़ ही नहीं पाता। सावधान! उसने अंदर के लाल तरल को घूरते हुए चेतावनी दी। इसमें वही पदार्थ हो सकता है जो उस समय म्यूटेंट पैरासाइट परजीवी से निकला था। कीकी सहज रूप से पीछे हट गई। तो यह एक प्रकार का एंटी एबिलिटी सप्रेसेंट, शक्ति को दबाने वाला है। शक्ति का उपयोग करने वालों के खिलाफ एक हथियार। ठीक से नहीं पता। राघव ने तरल का अध्ययन किया, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह ये नहीं जान पाया कि उसके अंदर क्या था। उसने एक्सेस पैनल या नियंत्रण खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उपकरण का विश्लेषण करने के लिए मैकेनिकल स्कैन सक्रिय किया। स्कैन पूरा हुआ। अज्ञात उपकरण 03 ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब स्कैन तुरंत काम कर गया, लेकिन परिणाम अस्पष्ट थे। उपकरण को एक स्वचालित कंटेनमेंट वेसल के रूप में पहचाना गया, जिसे खोलने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता थी। एक चेतावनी संदेश दिखाई दिया। मैट्रिक्स कोड दर्ज करें __________________। राघव ने माथा से कोड़ा। पासवर्ड? कीकी ने पूछा। क्या तुम्हारी मैकेनिकल क्षमता इसे बाईपास नहीं कर सकती? राघव उपकरण की संरचना में और गहराई तक गया और लॉक को बाईपास करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कोशिश की, चेतावनी: जबरदस्ती खोलने का प्रयास करने पर रिसस्पेंशन लिक्विड अस्थिर हो जाएगा जिससे अंदर रखी वस्तु नष्ट हो जाएगी। राघव चकित रह गया। रिसस्पेंशन लिक्विड? यह आखिर क्या है? मुझे कैसे पता होगा? कीकी ने बुदबुदाते हुए और पीछे हट गई। जैसे ही वह कुछ मीटर दूर हुई, उसने राहत की सांस ली। ये पूरी जगह डरावनी चीज़ों से भरी है। राघव ने सुरक्षा पैनल की जांच की। पासवर्ड के लिए 11 अंकों की आवश्यकता थी, एक निराशाजनक रूप से जटिल लॉक। एक आह भरते हुए वह खड़ा हो गया। हालांकि उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन यह असहनीय नहीं थी। कंटेनर की शील्डिंग उसे अंदर की चीज़ों के सीधे प्रभाव से बचा रही थी। तुम इसे नहीं खोल सकते? कीकी ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। सुरक्षा तंत्र बहुत उन्नत है। इसे जबरदस्ती खोलना खतरनाक हो सकता है। तो अब क्या? इसे फेंक दो, राघव ने लापरवाही से उत्तर दिया। फेंक दो? कीकी दंग रह गई। हे, अगर इसे इतनी अच्छी तरह छिपाया गया था तो ये कुछ महत्वपूर्ण ही होगा। इसे क्यों फेंकना? राघव ने कंधे उचकाए। पूरी रिसर्च टीम यहाँ से निकल गई, लेकिन इस वर्गीकृत रहस्य को यहीं छोड़ गई। अगर यह इतना महत्वपूर्ण था तो वे इसे साथ क्यों नहीं ले गए? इसके अलावा ये शक्तियों को दबा देता है और इसे खोलना जोखिम भरा हो सकता है। हम इसके साथ और क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह ... उफ, ठीक है, जो चाहो वो करो। जैसे ही राघव जाने के लिए मुड़ा, उसका मैकेनिकल हॉट अचानक अपने आप सक्रिय हो गया। मैकेनिकल हॉट सक्रिय हो रहा है। मैकेनिकल हॉट सक्रिय हो रहा है। मैकेनिकल हॉट सक्रिय हो रहा है। उसके दिमाग में इंजन की एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। राघव! उसके कानों में एक गहरी यांत्रिक आवाज़ गूंजी।
राघव सिहर उठा, उसके शरीर का रोआं रोआं खड़ा हो गया। वह तेजी से पीछे मुड़ा। कंटेनमेंट उपकरण लाल रंग में चमक रहा था। राघव की सांसें थम गईं। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया क्योंकि वह उस चमकते लाल कंटेनर को घूर रहा था। अभी वह आवाज़ किसकी थी? उसके कानों में उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह तुरंत कीकी की ओर मुड़ा। क्या तुमने वह सुना? उसने थोड़े फटे स्वर में पूछा। कीकी ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। क्या सुना? उसने उलझन में चारों ओर देखा। मैं बाहर चली गई थी और देखा कि तुम वहां किसी मूर्ख की तरह खड़े हो। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तुमने कुछ नहीं सुना? एक तेज आवाज़ जैसे इंजन के दहाड़ने की, और कोई मेरा नाम पुकार रहा था। राघव की भौहें गहराई से तन गईं। कीकी ने सिर हिलाया। नहीं तो? क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हें अचानक सिजोफ्रेनिया तो नहीं हो गया? राघव चुप रहा, उसकी नज़र ज़मीन पर रखे उस चमकते लाल कंटेनर पर टिकी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसका मैकेनिकल हार्ट पहले कभी अपने आप सक्रिय नहीं हुआ था, वह भी इस तरह के तीव्र और बेकाबू तरीके से। और वह आवाज़, उसने उसका नाम पुकारा था। ये सिर्फ कोई भ्रम नहीं था, यह विशेष रूप से उसी की ओर निर्देशित था। इस विचार ने उसकी रूह कंपा दी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सीने में हो रही बेचैनी को दबाया। उसका मैकेनिकल हार्ट अब शांत हो गया था। जो भी यह चीज़ थी वह साधारण नहीं थी। एक त्वरित निर्णय लेते हुए राघव आगे बढ़ा और उसने एक मजबूत धातु का संदूक तैयार किया, मोटा, परतों वाला और शील्डिंग सामग्री से युक्त। फिर उसने सावधानी से लाल कंटेनर को उसके अंदर रखा और उसे सील कर दिया। जैसे ही बक्सा बंद हुआ, वह अजीब सी दबाने वाली शक्ति कमज़ोर पड़ गई। कीकी ने एक भौं उठाए। इरादा बदल दिया। हाँ, हम इसे साथ ले जा रहे हैं, राघव ने दृढ़ता से कहा। उसके स्वर में अनिश्चितता थी, लेकिन संकल्प भी था। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि यह चीज़ वास्तव में क्या है। कुछ क्षण पहले वह इसे छोड़ने पर आमादा था, लेकिन वह आवाज़ सुनने के बाद एक अजीब अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। भले ही वह नहीं जानता था कि क्यों। कीकी ने बहस नहीं की। उसने बस कंधे उचकाए और कहा, जैसा तुम कहो। गलियारे के प्रवेश द्वार पर सुमी और राज ने देखा कि राघव और कीकी एक विशाल, भारी लोहे के बक्से को लेकर बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही वे पास आए, दोनों को तुरंत कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सा हल्का दबाव जिसने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। राज ने माथा से कोड़ा। यह आखिर क्या है? इससे मेरी बाहें कमज़ोर महसूस हो रही हैं। कीकी मुस्कुराए और बक्से को हवा में उठाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। लो, पहलवान, तुम इसे उठाओ। राज ने सोचा कि इसे उठाना आसान होगा और उसने दोनों हाथों से बक्से को पकड़ लिया। धप! जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके पैर डगमगा गए। उसकी मांसपेशियां तन गईं और वह लगभग वहीं गिर पड़ा। धत तेरे की, ये चीज़ इतनी भारी क्यों है? राज ने दांत पीसते हुए खुद को खड़ा रखने की कोशिश की। उसकी बाहें कांप रही थीं। राघव ने उसे देखा और शांति से समझाया, ये वास्तव में इतना भारी नहीं है। बस तुम्हारी ताकत को दबाया जा रहा है। राज, ये कैसा स्पष्टीकरण है भाई? फिर भी एक कराह के साथ उसने अपने पैर जमाए और पूरी ताकत लगाकर सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं। हमें अभी वह मेडिकल पॉड भी वापस ले जाना है। इसके साथ ही समूह उस गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया और उस विशाल भूमिगत अनुसंधान सुविधा के माध्यम से आगे बढ़ा। भले ही अधिकांश मूल्यवान उपकरण निकाल लिए गए थे, फिर भी वहां बहुत सारे बिखरे हुए रसद, औजार और उपकरण बचे थे। राघव की योजना रास्ते में मिलने वाली हर उपयोगी चीज को बटोरने की थी। उसकी मैकेनिकल डिवोर्ट क्षमता इनमें से कई उपकरणों को तोड़कर उन्हें कच्चे माल या उपयोगी पुर्जों में बदल सकती थी। चलते चलते कीकी अचानक उसकी ओर मुड़ी और पूछा, हे, तुमने कभी बताया नहीं, उस चीज के अंदर वास्तव में क्या था? राघव की उंगलियां अपनी राइफल की पकड़ पर थोड़ी कस गईं। वह नहीं जानता था, लेकिन जो भी था, उसने उसका नाम पुकारा था। अध्याय 232, काला साया। राज, कीकी, तुम दोनों साथ जाओ और 7वीं मंजिल से उस कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ सपोर्ट सर्जिकल पॉड को पहले ट्रेन तक पहुंचाओ। साथ ही नीचे जाते समय कुछ और लोगों को भी बुला लेना, राघव ने निर्देश दिया। उसने खिड़की से बाहर उस विशाल रिसर्च हॉल को देखा जो छोड़े गए कई शोध उपकरणों से भरा था और तुरंत कहा, पानी बढ़ने से पहले हमें इस सुविधा को पूरी तरह से लूटना होगा। मुझे यहाँ कर्मचारियों के आराम करने के क्षेत्र और दफ्तर दिख रहे हैं, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की रसद को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सुमी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। अब जबकि एबिस जोन नंबर 5 और 7 फैल रहे हैं, हम जो भी रास्ता चुने, हम सीधे पाताल की ओर ही बढ़ रहे हैं।
हम जितना तेज चलेंगे उतनी ही जल्दी रात ढलेगी। आज दोपहर ही रेडियो के जरिए कई जीवित बचे लोगों ने बताया है कि पूर्व उत्तरी मार्ग और पार्मा घास के मैदानों में पहले से ही बर्फीले तूफान आ चुके हैं। कई एक्सट्रीम कोल्ड भंवर हमारी ओर बढ़ रहे हैं और एबिस जोन नंबर 3 भी ज्यादा दूर नहीं है। रिया दिया के ऑफिस में बिखरे कागजों को खंगालने में व्यस्त थी, किसी उपयोगी जानकारी की तलाश में। बिना ऊपर देखे उसने कहा, ये ठंडे भंवर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि युनजियांग के मैदानों में शिजियू झील और दक्षिण पूर्वी महासागर की नमी को एबिस जोन नंबर 8 और 4 के ज्वार खींच रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आने वाले बर्फीले तूफान अभूतपूर्व होंगे। फेडरेशन ने पहले ही इसे एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में आंका था और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही लग रही है। उसकी बातों से राघव का चेहरा गंभीर हो गया। बिल्कुल, कानपुर में ठंड पहले ही बढ़ रही है। एक बार जब हम इस स्टेशन से निकलेंगे तो हमें एबिस जोन नंबर 5 और 7 के घेरे को एक ही बार में पार करना होगा। रास्ते में रसद जुटाने या आराम करने का मौका कम ही मिलेगा। अगर हमारे पास अभी मौका है तो बेहतर होगा कि हम इसका फायदा उठाएं। कीकी ने कंधे उचकाए, उसकी बड़ी आंखें उलझन में झपकीं। मैं उस चीज को अकेले ही बाहर ले जा सकती हूँ। तुम इस पहलवान राज को मेरे साथ क्यों भेज रहे हो? राघव ने उसे बेबसी वाली नज़र से देखा। वह चीज़ कीमती है। अगर रास्ते में कोई मुसीबत आती है तो तुम्हें बैकअप की ज़रूरत होगी, वरना मुझे ज़ोंबी को कुचलने के लिए तुम्हारा सैंडबैग की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम उसे तोड़ दोगी तो मैं दूसरा कहाँ से लाऊंगा? कीकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऐसा कुछ कर सकती थी। ठीक है भाई राघव, हम पहले निकल रहे हैं। राज ने सिर हिलाया। उसने कभी राघव के आदेशों पर सवाल नहीं उठाया था। सावधान रहना, एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं और लोगों को लाऊंगी और इस जगह को पूरी तरह साफ कर दूंगी। कीकी ने राज के साथ 7वीं मंजिल की ओर बढ़ने से पहले आवाज लगाए। राघव ने डायरेक्टर रिया पर नजर डाली, जो अभी भी दस्तावेजों की तलाश में व्यस्त थी, फिर सुमी की ओर मुड़कर कहा, चलो चलें। यह मंजिल जल्द ही डूबने वाली है। हम जल्दी से तलाशी लेंगे, जो मिल सके उसे उठाएंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि 5वीं मंजिल के शस्त्रागार में अभी भी उपयोगी हथियार होंगे। सुमी ने सिर हिलाया और अपनी रेमिंगटन M96 निकाल ली। वे तीनों गलियारे के अंत में रिसर्च हॉल की ओर चल दिए। इससे पहले कि वे सीढ़ियों पर कदम रखते, सुविधा के भीतर पानी के तेजी से बहने की आवाज़ गूंजने लगी और शॉर्ट सर्किट के कारण कई लाइटें झिलमिलाने लगीं। जब तक वे नीचे पहुंचे, निचले गलियारे पहले से ही जलमग्न थे और पानी उनके पैरों को ढकने जितना गहरा हो गया था। बर्फीली ठंड तुरंत उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। वो आश गलियारों से हवा का एक गहरा भारी झोंका गूंजा। पानी इस मंजिल तक पहुंच गया है, सुमी ने गौर किया। राघव ने माथा सिकोड़ा और तुरंत आगे तलाश करने का विचार छोड़ दिया। इसे छोड़ो, चलो 8वीं मंजिल पर चलते हैं। सुरक्षा सबसे पहले थी। हालांकि रिसर्च हॉल में बहुत सारे उपकरण थे जिन्हें वह खा सकता था, लेकिन उन्हें निकालने में बहुत समय लगता और पूरी सुविधा में बाढ़ आ रही थी। ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। राघव ने एक बड़े बचाव अभियान का आदेश देने के बारे में सोचा था, लेकिन इस स्थिति में प्राथमिकता आवश्यक रसद को स्थानांतरित करना था, न कि अपनी मैकेनिकल डिवोर्स क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा वह हमेशा रात में ड्रैगन क्लास ट्रांसपोर्ट शिप पर वापस जा सकता था और उसके नाइट स्टार 2 न्यूक्लियर टर्बाइन प्रोसेसर को खा सकता था, जो एक सुरक्षित विकल्प था। एक सेकंड रुको, रिया ने दीवार पर लगे एक फ्लो मैप की ओर इशारा किया। इंफॉर्मेशन आर्काइव रूम बस आगे ही है। मुझे लगता है हमें इसे देखना चाहिए। इस अनुसंधान सुविधा में बहुत सी अनकही चीज़ें हैं। अगर हमें कोई मूल्यवान जानकारी मिलती है तो वह निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगी। राघव ने उसकी ओर देखा, कुछ देर विचार किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, यह ज़्यादा दूर नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तीनों पानी से भरे गलियारे से होते हुए इंफॉर्मेशन आर्काइव रूम की ओर बढ़े। चूंकि 9वीं मंजिल की छतें सामान्य से लगभग 3 गुना ऊंची थीं, इसलिए वर्गीकृत अनुसंधान प्रभाग और डेटा आर्काइव अलग अलग हिस्सों में बने थे। जैसे ही वे कोने से मुड़े, उन्होंने खुद को एक विशाल गलियारे में पाया जहां उथला लहरें मारता पानी भरा था। छप छप छप, उनके कदमों की डरावनी आवाज़ पूरे गलियारे में गूंज रही थी। जल्द ही वे 9वीं मंजिल के एक दूसरे हिस्से में पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ीं और एक पहले से सील किए गए गलियारे में आ गए। ये हिस्सा जलमग्न नहीं था। गलियारे के अंत में एक पीला सुरक्षा द्वार था, जिसमें कीकार्ड सिस्टम और बायोमेट्रिक स्कैनर लगे थे। यही इंफॉर्मेशन आर्काइव रूम होना चाहिए। राघव को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आंतरिक नेटवर्क पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका था,
इसलिए अत्यंत गोपनीय डेटा कागज़ों के रूप में नहीं छोड़ा गया होगा। हालांकि चूंकि वे यहाँ आ ही चुके थे, उसने सोचा कि एक बार देख लेना चाहिए। उसे पहले से ही गहरा संदेह था कि आज दोपहर की चिन्हित शिकार वाली घटना फाउंडेशन द्वारा रची गई थी, जो कई शोध क्षेत्रों में फेडरेशन और फीनिक्स का प्रतिद्वंद्वी भी था। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि फाउंडेशन जानबूझकर फीनिक्स का प्रतीक चिन्ह क्यों छोड़ेगा। सुमी ने नक्शे की जांच की। यहाँ एक सीढ़ी है, हम पीछे जाने के बजाय यहाँ से सीधे 8वीं मंजिल पर जा सकते हैं। राघव ने सिर हिलाया और दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा, मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया। कुछ ही क्षणों में जटिल सुरक्षा तंत्र खुल गया। कुटिल्ड जैसे ही दरवाज़ा खुला, ऊपर लगी लाइटों की कतारें जल उठीं, जिससे करीने से व्यवस्थित सूचना अलमारियां रोशन हो गईं। हालांकि दस्तावेजों के बजाय उन अलमारियों में पहले डेटा सर्वर रखे गए थे, जो अब पूरी तरह से गायब थे। केवल एक टर्मिनल सर्वर बचा था, जो अभी भी सुविधा के बुनियादी ढांचे को चला रहा था। राघव ने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, लगता है उनके पास निकलने के लिए काफ़ी समय था। वे घबराहट में नहीं भागे थे। सुमी ने सिर हिलाया। कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ पीछे नहीं छोड़ी गई है और हमले के कोई संकेत नहीं हैं। यह एक संगठित निकासी थी। मुझे यकीन है कि अगर कोई घटना हुई भी होगी, तो वह केवल बाढ़ वाले निचले स्तरों में हुई होगी, या उनके परीक्षण स्थलों में, राघव ने जोड़ा। इस बीच रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वह सीधे कंट्रोल टर्मिनल की ओर बढ़ी और तेजी से टाइप करने लगी। बड़े संगठन सख्त आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। आग, जैविक खतरे या हवाई हमलों के लिए निकासी के उपायों को आंतरिक संचार, ईमेल, क्षेत्र प्रसारण, रोशनी और कर्मियों के परिवहन लिंक के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य होता है। इसलिए भले ही उनका मुख्य सिस्टम हटा दिया गया हो, बुनियादी ढांचे में अभी भी ये लॉग मौजूद होंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी उंगलियां आखिरी बार कीबोर्ड पर नाचीं। बीप, स्क्रीन पर एक लाल रंग का सिस्टम लॉग उभर आया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, वहां निकासी के आदेश का रिकॉर्ड था। राघव के चेहरे के भाव सख्त हो गए। आपातकालीन निकासी लेवल 5। शाम के 4:15। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या हुआ राघव? सुमी ने पूछा। राघव की आवाज़ बर्फीली ठंडी थी। ये ठीक वही समय था जब कीकी और मैं इस अनुसंधान सुविधा से बाहर निकले थे। रिया उलझन में दिखी। क्या यहाँ रहने के दौरान कुछ हुआ था? राघव का चेहरा गहरा गया। मैं बाद में समझाऊंगा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह मुड़ा, कुटिल्ड सर्वर रूम से एक हल्की धातु की आवाज़ गूंजी। राघव और सुमी ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए। उनकी नज़रें सामने वाले अंधेरे रास्ते पर टिक गईं। सुमी तुरंत आगे बढ़ी। राघव, मैं जांच करती हूँ। राघव ने हाथ उठाकर उसे रोका, फिर एक त्वरित हाथ का इशारा किया, रिया के पीछे रहो। वह और सुमी सहज रूप से एक सुरक्षात्मक घेरे में आ गए, रिया को अपने बीच में रखते हुए। उसने अपनी ब्लैक राइफल निकाली, फिर हवा में इशारा किया। एक पल के भीतर उसकी मुट्ठी में एक स्वचालित राइफल प्रकट हो गई, जो मैकेनिकल डिवोर्क के माध्यम से पल भर में तैयार की गई थी। सावधानी से बढ़ते हुए वह सब की तंग गली में दाखिल हुआ। उसकी नज़र आवाज़ के स्रोत पर टिकी थी। कूं, एक और हल्की आवाज़, इस बार और स्पष्ट। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मध्यम रोशनी वाले बिजली वितरण कक्ष की ओर बढ़ते हुए अपनी सांसें धीमी कर लीं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने सावधानी से उसे धकेला। शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर एक साया। सर्वर रूम के कोने में एक अजीब काली आकृति खड़ी थी। उसके सिर पर 2 मुड़े हुए सींग जैसे उभार थे। उसका शरीर काले तंतुओं से ढका था, जिससे वह डरावना और अमानवीय लग रहा था। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के बैंग 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 उसने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, सीधा उस आकृति पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगी, लेकिन मांस और खून के बजाय उस जीव के शरीर से सूखी भंगुर सामग्री के टुकड़े टूटकर गिर गए, जैसे लकड़ी की फांकें बिखरी हों। और फिर वह हिला। एक विचलित करने वाली अमानवीय फुर्ती के साथ वह साया बगल की ओर झपटा। उसके लंबे पंजों वाले अंग फर्श पर रगड़ खा रहे थे, क्योंकि वह गलियारे की ओर भागा। राघव के भाव बदल गए। एक पीछे हटी हुई भयावह संस्था। अजीब है, जिन जीवों का उसने पहले सामना किया था, वे कभी भागते नहीं थे। वे हमेशा सीधा हमला करते थे, लेकिन यह वाला भागने की कोशिश कर रहा था। यह विचार केवल 1 सेकंड के लिए रहा। उसका अंतर्मन चीख उठा, इसे भागने मत दो। जैसे ही उसके पैरों ने उसे पूरी गति से पीछे भागने के लिए धक्का दिया, उसके पावर आर्मर में ऊर्जा का संचार हुआ। अगर इस तरह का जीव पीछे हट रहा था, तो इसका मतलब था कि वह उससे कमजोर था।
और अगर वह उसे अभी मार सकता था तो उसे मारना ही था, क्योंकि वह जानता था कि डार्क मार्क का अस्तित्व है। वह इस चीज को खुद पर या अपनी टीम पर निशान लगाने नहीं देने वाला था। बूम! राघव दीवार से उछला, उसकी सतह का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करते हुए उसने खुद को आगे की ओर धकेला। वह जीव अभी अभी एक कोने से मुड़ा था जो सीधा एक बंद रास्ते पर जाकर खत्म होता था। मगर वह अब भाग नहीं रहा था, वह चढ़ रहा था। उसके शरीर को ढकने वाले काले तंतु सिकुड़ रहे थे, उसका आकार अंदर की ओर धंस रहा था, मानो वह खुद को सिकोड़कर एक छोटे वेंटिलेशन डक्ट हवा की नली के अंदर घुसा रहा हो। राघव की आंखें चमकीं। ऐसा नहीं होने वाला। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी ब्लैक राइफल फेंकी, उसके उड़ान नियंत्रण को सक्रिय किया। वुआश! राइफल ने हवा में ही गति पकड़ ली। अपने अंतर्निर्मित प्रणोदन इंजन की मदद से वह सीधे उस जीव के बगल में जा टकराए। क्रैक! टक्कर के प्रभाव से लकड़ी के बुरादे और काले टुकड़ों की बौछार हुई। वह जीव फुसफुसाया, एक ऐसी आवाज़ जैसे किसी मेढक की आवाज़ में रेडियो की गड़बड़ी मिली हो, लेकिन अगले ही पल उसके पंजों वाली उंगलियों ने डक्ट के किनारों को पकड़ लिया और एक घृणित आवाज़ के साथ उसने खुद को और सिकोड़ा और अंदर गायब हो गया। चीख! धातु पर उसके पंजों के रगड़ने की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो गई। राघव तेजी से आगे बढ़ा, अपनी ब्लैक राइफल वापस ली, फिर डक्ट के छेद को देखा। वह बहुत छोटा था, एक हथेली से भी बड़ा नहीं। उस चीज़ ने खुद को इतना सिकोड़ लिया था और ऑक्टोपस की तरह उसमें से फिसल गई थी। लानत है! राघव! पीछे से सुमी की आवाज़ आई। उसने प्रवेश द्वार पर मोर्चा संभाल रखा था, वह अब भी रिया की रक्षा कर रही थी। राघव ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह निकल गया। उसने अपने हाथ में ब्लैक राइफल को घुमाया और उसकी नली की जांच की। धातु पर कुछ काला अवशेष चिपका हुआ था। गीला! उसने माथा सिकोड़ा। वह पदार्थ थोड़ा नम था, जलजनित। उसकी नज़रें गहरी हो गईं। सावधान रहना, वह चीज़ शायद पानी से आई थी। जब वह वापस मुड़ा तो उसने रिया का चेहरा देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी आंखों में एक असामान्य चमक थी। राघव ने माथा सिकोड़ा। तुम्हें क्या हुआ है? रिया ने उसकी ओर बमुश्किल एक नज़र डाली। कुछ नहीं, मेरी चिंता मत करो, ये जगह बस बहुत खतरनाक है। राघव ने अपना सिर पीटने की इच्छा को काबू किया। वह इसे खतरनाक कह रही थी, लेकिन वह ऐसी क्यों लग रही थी जैसे उसे मजा आ रहा हो। दूसरी ओर सुमी वास्तव में उलझन में दिख रही थी। राघव ने आह भरी। जो भी हो, चलो चलें। जहां भी पानी है वहां नहीं जाना है। हम 8वीं मंजिल पर जा रहे हैं। वे तीनों इंफॉर्मेशन आर्काइव रूम से बाहर निकल गए और गलियारे से होते हुए निकास की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, वे दंग रह गए। वे एक विशाल मैकेनिकल वर्कशॉप, एक ऊंची छत वाले औद्योगिक हैंगर में खड़े थे। उनके सामने एक जलमग्न हैंगर वे पूरे कमरे में फैला हुआ था, जिसकी गहराई पूरी तरह पानी के नीचे थी। दूर के छोर पर एक सीढ़ी अगले स्तर की ओर जा रही थी, लेकिन सुमी सीढ़ियों को नहीं देख रही थी। उसकी आंखें सदमे से फटी रह गईं। राघव देखो! राघव उस दिशा में मुड़ा जहां वह इशारा कर रही थी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अंधेरे जलमग्न हैंगर के नीचे एक विशाल लड़ाकू मैका का ऊपरी हिस्सा पानी की सतह से ऊपर दिखाई दे रहा था। उसका गहरा हरा बख्तरबंद ढांचा आधा डूबा हुआ था, उसका कोर रिएक्टर बुझा था और उसकी विशाल युद्ध भुजाएं सतह पर बेजान लटकी हुई थीं। राघव ने उसे तुरंत पहचान लिया। T8Z वल्कन मिलिट्री सीज मैका। अध्याय 233 वल्कन मैका। कितनी विशाल मशीन है! सुमी चिल्लाए। मैंने पहले स्पेसपोर्ट पर आयरन गार्ड बटालियन के पास एक देखा था, इसकी मारक क्षमता पागलपन की हद तक है। वह T7 था। राघव के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये T8Z वल्कन प्रलय के दिन से ठीक पहले का नवीनतम सीज मॉडल, घेराबंदी वाला मॉडल है। स्टारफ्लीट में केवल कुछ ही तैनात किए गए थे और अब एक मामूली फाउंडेशन के पास यह है। यह अविश्वसनीय है। उनके पास सिर्फ एक नहीं है, लगता है उनके पास बहुत सारे हैं। रिया ने हैंगर का मुआयना किया और कहा, इनमें का मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म पर 16 बड़े स्टोरेज बे हैं और वे सभी खाली हैं। क्या ये वाला खराब हो सकता है? राघव की निगाहें पैनी हो गई। वह पानी के किनारे कुछ कदम दौड़ा, फिर एक धात्विक गूंज के साथ मैका पर छलांग लगा दी। वह कॉकपिट के बख्तरबंद व्यूपोर्ट की ओर बढ़ा, जमी हुई गंदगी को साफ किया और तुरंत अंदर एक डूबी हुई लाश देखी जिसने फाउंडेशन की वर्दी पहनी हुई थी। लगता है वे बाहर नहीं निकल पाए। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि यह खराब है। राघव को उत्साह की एक तीव्र लहर महसूस हुई। इतनी खोज के बाद आखिरकार उसे एक भारी मैका मिल गया था।
उसने उत्सुकता से मशीन के ऊपरी हिस्से की जांच की, उसकी आंखों में जुनून की चमक थी। इस दैत्य का वजन पूरे 17 टन था और ये 3 मीटर से अधिक ऊंचा था। इसके दाहिने हाथ में ट्रिपल बैरल 30 मिलीमीटर वल्कन तोप लगी थी, जिसमें 6000 राउंड गोलियां थीं। बाएं हाथ में 75 मिलीमीटर की ऑनबोर्ड मेन गन थी, जो 40 राउंड प्रति मिनट की दर से उच्च विस्फोटक गोले, सेमी आर्मर पियर्सिंग डिमोलिशन राउंड और गाइडेड हथियार दागने में सक्षम थी। इसके ऊपर इसमें एक फ्लेमथ्रोवर और एक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी था। इसका कवच एक टैंक के बराबर था, जो इसे घेराबंदी का अंतिम हथियार बनाता था। मुझे जांचना होगा कि यह क्षतिग्रस्त है या नहीं, फिर इसे इन्फिनिट ट्रेन तक ले जाने का रास्ता ढूंढना होगा। राघव ने अपनी हथेली ठंडी धातु की प्लेटिंग पर रखी और मेका को स्कैन करने के लिए मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया। राघव, क्या मैं इस मंजिल के अन्य क्षेत्रों की जांच कर सकती हूँ? रिया ने अपने हाथ में दस्तावेजों का ढेर उठाया और कहा, मैं जाने से पहले और उपयोगी जानकारी जुटाना चाहती हूँ। राघव मना करना चाहता था। उनका सामना अभी अभी एक अज्ञात भयावह इकाई से हुआ था और वह रिया की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। लेकिन उसके दृढ़ चेहरे को देखकर वह समझ गया कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने सुमी की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, साथ जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना। फिर उसने अपने कम्युनिकेटर को दबाया और चेतावनी दी, जब हम 7वीं मंजिल पर थे तो सिग्नल रेंज ठीक थी, लेकिन यहाँ नीचे हस्तक्षेप बहुत तीव्र है। या तो ये किसी भयावह इकाई की डार्क एनर्जी है, या फिर यह पानी। सतर्क रहना। सुमी ने सिर हिलाया। चिंता न करें कैप्टन राघव, मैं डायरेक्टर रिया के साथ रहूंगी। इसके साथ ही राघव ने रिया को इशारा किया और दोनों महिलाएं हैंगर को पार कर 9वीं मंजिल के अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ गईं। यह मंजिल फाउंडेशन का मुख्य परिचालन केंद्र थी, जिसका अर्थ था कि यहाँ किसी भी अन्य स्तर की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान संसाधन होने की संभावना थी। ये बात राघव ने अपनी योजना में पहले ही शामिल कर ली थी। उन्हें जाते देख राघव ने बिना समय गंवाए मेका स्कैन शुरू कर दिया। स्कैनिंग 1%। मैकेनिकल हॉट के सक्रिय होते ही हवा में एक गहरी गूंज भर गई। जैसे ही उसकी चेतना मेका के साथ जुड़ी, उसके दिमाग में उत्साह का संचार हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले केवल अपने पावर आर्मर को स्कैन करते समय अनुभव किया था। बाहरी प्लेटिंग के नीचे जटिल मैकेनिकल ट्रांसमिशन डिजाइन, पीठ पर स्थित पावर कोर, कंट्रोल सिस्टम, पैरों में जाइरो स्टेबलाइजर्स, जांघों के एक्चुएटर्स में हाइड्रोलिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, हाई टॉर्क घुटने के ड्राइव और मांसपेशी फाइबर इंजन क्लस्टर, इन सब ने राघव की इंद्रियों में एक रोमांच पैदा कर दिया। इसकी औद्योगिक सुंदरता ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। अगर वह इस चीज को वापस ले जा सका, तो यह पासा पलटने वाला साबित होगा। G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के साथ मिलकर इन्फिनिट ट्रेन की मारक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... रुको, धत, मैं लगभग भूल ही गया था। अचानक उसे एक विचार आया और उसने अपना रिसर्च सेंटर इंटरफेस खोला। शिट, स्नाइपर राइफल ब्लूप्रिंट का अपग्रेड 2 घंटे पहले ही पूरा हो चुका था। हवा में तैरते होलोग्राफिक इंटरफेस को देखकर राघव को कुछ महत्वपूर्ण याद आया। मैं उस काले कनखजूरे से लड़ने में इतना मशगूल था कि मैंने नोटिफिकेशन ही मिस कर दिया। बधाई हो, आपने मेटियोराइट 3 हैवी स्नाइपर राइफल ब्लूप्रिंट प्राप्त कर लिया है। गजब है, ये तो हाई एंड गियर है। मेटियोराइट 3 स्टारफ्लीट विशेष बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशिष्ट स्नाइपर राइफल थी। विशेष मिश्र धातु सामग्री से बनी यह राइफल हल्की, अधिक गतिशील और स्मार्ट रिकॉइल डैम्पिंग सिस्टम से लैस थी, जो बेहतर मारक क्षमता, स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करती थी। इसमें एक उन्नत सपोर्ट सिस्टम भी है। अगर मैं ये पूनम को दे दूं और उसके लिए एक पावर आर्मर बना दूं, गजब हो जाएगा। पूनम को एक स्नाइपर देवी में बदलने के विचार ने राघव को उत्साह से भर दिया। आखिरकार अब पावर आर्मर को अपग्रेड करने का समय आ गया है। इस बार उसने कवच विकास को प्राथमिकता दी। डिंग किंग से TRP-4 इंडस्ट्रियल एक्टिव एक्सोस्केलेटन प्राप्त करने के बाद से ही उसने इसे संशोधित और अपग्रेड करने की योजना बनाई थी। एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन सिस्टम पूरा हो जाने के बाद वह अपने शीर्ष लड़ाकों के लिए पावर आर्मर तैयार करेगा, जिससे सभी की युद्ध क्षमता बढ़ जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पावर आर्मर ब्लूप्रिंट को रिसर्च सेंटर पर अपलोड कर दिया। ये ब्लूप्रिंट उच्च स्तरीय है। वर्तमान मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल 3। अनुसंधान अवधि 25% बढ़ गई है। अनुमानित समय 13 दिन 20 घंटे। जैसा कि अपेक्षित था, राघव की नज़र थोड़ी धुंधली हुई, लेकिन इस बार उसने शोध रद्द नहीं किया, उसने इसे लॉक कर दिया। मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल 3 461,000।
कानपुर में बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन और अनुसंधान संस्थान में अपनी यांत्रिक क्षमताओं के निरंतर उपयोग के कारण उसकी प्रवीणता अगले स्तर के करीब पहुंच रही थी। एक बार जब मैं इन्फिनिट ट्रेन के लिए वेपन स्टेशन तैयार कर लूंगा या भारी हथियारों का एक बैच बना लूंगा। बेहतरीन। वैसे भी मेरी योजना उस हु नाम के आदमी को ढूंढने की थी। बर्फ के मैदानों में जाने से पहले मैं और हथियार बनाऊंगा और ज़रूरी रसद के लिए व्यापार करूंगा। राघव ने अपना ध्यान फिर से मेका स्कैन करने पर केंद्रित किया, लेकिन वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति अत्यधिक सतर्क रहा। सुमी, क्या स्थिति है? कोई असामान्यता नहीं, कैप्टन, सुमी ने उत्तर दिया। ये सुनकर राघव को थोड़ा सुकून मिला। उसने एक गहरी सांस ली, मैकेनिकल हॉट को पूरी तरह सक्रिय किया और अपना पूरा ध्यान विशाल मेका को स्कैन करने में लगा दिया। गुड़गुड़ गुड़गुड़। जलमग्न हैंगर में बुलबुले उठे और लहरें बनी। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो पानी कभी मेका की कमर तक था, वह अब उसके सीने तक पहुंच गया था और चलने वाला रास्ता डूबने लगा था। राघव ने पानी के बढ़ते स्तर का अनुमान लगाते हुए माथा सिकोड़ा। समय समय पर वह कम्युनिकेटर पर सुमी से हालचाल लेता रहा। थप थप। अचानक उस गलियारे से कदमों की आहट गूंजी जहां से वे आए थे। राघव का दिल बैठ गया। उसने आवाज की दिशा में सिर घुमाया, तभी उसने एक साई को तेजी से गुजरते देखा। वहां कौन है? उसने आवाज दी। सन्नाटा। कोई जवाब नहीं। राघव ने अपनी ब्लैक राइफल कसकर पकड़ ली, लेकिन उसने मेका को नहीं छोड़ा। स्कैन अभी भी चल रहा था। स्कैन प्रगति 55%। जब तक नितांत आवश्यक न हो, वह स्कैन को बीच में नहीं रोकेगा। सुमी, क्या हुआ? कैप्टन, तुम कहाँ हो? हम एक ऑफिस एरिया में हैं। राघव की नज़रें पैनी हो गईं। सतर्क रहो, कोई चीज़ तुम्हारी दिशा में बढ़ रही है। समझ गई। सुमी की आवाज़ में तनाव आ गया। थप थप थप। कदमों की आहट और करीब आ गई। बज़ज़। बत्तियां झिलमिलाईं। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब बत्तियां वापस जलीं, तो राघव की सांसें थम गईं। कीकी, वह गलियारे में खड़ी थी, चुपचाप उसे देख रही थी। तुम यहाँ कब पहुंची? कीकी आगे बढ़ी और फिर, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से हैरान करने वाला था। राघव की फटी आंखों के सामने उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए, एक एक करके। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पूरी तरह से नग्न हो गया। राघव की भौहें तुरंत तन गईं। इस डरावने व्यवहार ने उसके भीतर बेचैनी पैदा कर दी। उसका दिमाग तुरंत रेन टाउन की घटना की ओर गया और बिना किसी देरी के उसने अपनी ब्लैक राइफल तान दी। उसकी आवाज़ बर्फीली ठंडी हो गई। तुम आखिर हो कौन? मैं ही तो हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कीकी ने राघव की ओर देखा। हथियार तने हुए देख वह हैरान थी। फिर भी वह रुकी नहीं। इसके बजाय वह पानी में उतर गई और उसकी ओर तैरने लगी। राघव के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसके रोम रोम चिल्ला रहे थे कि यह कीकी नकली है, फिर भी वह बोल रही थी, जिससे वह थोड़ा हिचकिचाया। रुक जाओ, वह चिल्लाया, लेकिन कीकी नहीं रुकी। वह बस तैरती रही। उसका पीला शरीर एक अजीब सुंदर तरीके से गहरे पानी को चीर रहा था। इस भूमिगत अनुसंधान सुविधा के अंधेरे जलमग्न हैंगर में ये दृश्य बेहद डरावना था। राघव ने ब्लैक राइफल पर अपनी पकड़ मजबूत की और दांत पीसे। क्या ये कोई भ्रम था, या कीकी का दिमाग चल गया था? उसका अवचेतन मन चेतावनी दे रहा था, ये सब गलत है। ये वाकई मैं ही हूँ। गोली मत चलाना, कीकी चिल्लाई। जैसे जैसे वह करीब आती गई, राघव का दिल धड़कने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही कीकी मेका तक पहुंचने ही वाली थी, बैंग, एक विशाल गोलीबारी ने सन्नाटे को चीर दिया। एक पल में उसके सामने वाली कीकी गायब हो गई और राघव की दृष्टि अचानक हकीकत में लौट आई। काला कोहरा छंट गया, जिससे मेका के बगल में पानी में खून और चिथड़े हुए मांस के फव्वारे दिखाई दिए। राघव की नज़र नीचे गई। वहां कोई कीकी नहीं थी। इसके बजाय पानी में एक भयानक सफ़ेद मानव सिर तैर रहा था, जिसका निचला हिस्सा गोलियों से छलनी था और उसके नीचे फटे हुए टेंटिकल्स का ढेर था। राघव, दूर से एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। राघव ने सिर घुमाया और देखा कि एक समूह सीधे गलियारे से उसकी ओर दौड़ रहा है। कीकी, राज, लू, नीतू और टीम के 1 दर्जन सदस्य उसकी ओर भाग रहे थे। और उनके बीच में खड़ी थी पूनम टीचर। उन्होंने अभी भी अपनी A33 के हैवी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल पकड़ी हुई थी, जिसकी नली से अभी अभी चली गोली का धुआं निकल रहा था। उनका सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने बंदूक नीचे की और कीकी के साथ दौड़कर आईं। राघव, क्या तुम ठीक हो? पूनम टीचर ने पूछा। कीकी पानी के ऊपर तैरते हुए आए, उस अजीब लाश को घूरते हुए राघव की ओर देखा। तुम आखिरकार क्या रहे थे?
वह चीज़ इतनी करीब थी, तुमने गोली क्यों नहीं चलाए? राघव आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया। उसकी नज़र अभी भी पानी में पड़े उस मानवरूपी राक्षस पर टिकी थी। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी थी। ये चीज़, मुझे नहीं पता इसने क्या किया, लेकिन मैंने तुम्हें देखा। उसका स्वर गहरा हो गया। मैंने तुम्हें अपने कपड़े उतारते और मेरी ओर तैरते हुए देखा, तुमने मुझसे बात भी की। क्या? कीकी की बड़ी आंखों में सदमे और गुस्से के भाव आ गए। बकवास, ऐसी जगह पर नग्न होकर कौन तैरेगा? वह भड़क गई। पूनम टीचर हैंगर के किनारे पहुंची, पानी के पार से राघव को देखते हुए बोली, लेकिन जब मैं अभी निशाना साध रही थी तो मुझे ये किसी छलावरण का उपयोग करते हुए नहीं दिखा। राघव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इसलिए मैं सोच रहा हूं ये किसी प्रकार की मतिभ्रम आधारित क्षमता थी। एक क्षमता? हाँ। राघव ने अपना कम्युनिकेटर दबाया। सुमी, डायरेक्टर रिया, यहाँ आ जाओ। हमारी टीम पहुंच गई है। कॉपी, हम आ रहे हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली, फिर पानी में पड़े चिथड़े हुए शव को देखा। डायरेक्टर रिया ने पहले उल्लेख किया था, यदि कोई एबिलिटी यूजर एक मानवरूपी भयावह जीव में बदल जाता है तो वे अपनी क्षमताएं बरकरार रख सकते हैं। लेकिन ये कोई डरावनी इकाई भी हो सकती है। उनके आने पर हमें उनसे पूछना होगा। उसने टीम को संबोधित करते हुए गंभीर रुख अपनाया। सब लोग सावधान रहें। इस फाउंडेशन रिसर्च फैसिलिटी में सिर्फ ह्यूमन एरीज और भयावह इकाइयां ही नहीं हो सकती, यहाँ अन्य प्रायोगिक डरावनी चीज़ें भी छिपी हो सकती हैं। चौकन्ने रहें। जरा रुको। कीकी अचानक राघव के बगल में उतरी। उसकी आंखें खंजर की तरह तेज थीं। मुझे ये ठीक से समझाओ। उसने अपनी नज़रें सिकुड़ीं। क्या तुमने वाकई मुझे कपड़े उतारते देखा? खोक खोक। राघव ने उस छोटी आफत की इल्ज़ाम भरी नज़रों से बचते हुए तुरंत पूनम टीचर की ओर मुड़कर विषय बदल दिया। पूनम टीचर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पूनम टीचर ने अपनी स्नाइपर राइफल पकड़ी और शांत स्वर में जवाब दिया। प्रोजेश ट्रेन की सुरक्षा के लिए पीछे रुका है। रजिता भी वहीं रुकी है। जब कीकी ने मुझे बताया कि इस जगह पर काफ़ी रसद है तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ चलूं। मुझे ठीक से पता है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, इसलिए मैं प्राथमिकता तय करने में मदद कर सकती हूँ। हम बस हर चीज़ ट्रेन पर नहीं लाद सकते। राघव ने सिर हिलाया। वह उनके आने का असली कारण समझ गया था। वह सक्रिय रूप से मदद करना चाहती थीं, लेकिन उसने उन्हें टोका नहीं। इसके बजाय उसने बस सहमति दी। ये समझदारी वाली बात है। अच्छा सोचा आपने। ओए राघव, वैसे छोटी, जरा इसे देखो। इससे पहले कि कीकी का गुस्सा फूटता, राघव ने उसे टोकते हुए अपने नीचे स्थित मैका की ओर इशारा किया। कीकी का ध्यान तुरंत भटक गया। उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे किसी बच्चे को खिलौने की दुकान मिल गई हो। गजब। T8Z वल्कन सीज मैका। ... कुछ मिनट बाद सुमी और डायरेक्टर रिया बगल के गलियारे से आ गईं। टीम पानी के किनारे इकट्ठा हो गई और उस विचित्र राक्षस की जांच करने लगी जिसे पूनम टीचर ने अभी अभी खत्म किया था। इसका धड़ पूरी तरह मानवीय है, यह शायद एक ह्यूमन एरी है, डायरेक्टर रिया ने विश्लेषण किया। लेकिन इस फाउंडेशन लैब में सभी जैविक प्रयोगों को देखने के बाद मैं यकीन से नहीं कह सकती। ये वाकई डरावना है। सुमी बुदबुदाई। उसका चेहरा गंभीर था। ये लोगों को भ्रमित कर सकता है, निश्चित रूप से एक मानसिक क्षमता। राघव ने सिर हिलाया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इसमें कैसे फंस गया। मुझे पता था कि जब ये करीब आया तो कुछ गलत था, लेकिन मैंने जो कीकी देखी वह इतनी यथार्थवादी थी। इसीलिए मैं तुरंत गोली चलाने के बजाय हिचकिचाया। आगे बढ़ते हुए सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यथार्थवादी शब्द सुनते ही कीकी ने अपने गाल फुला लिए और राघव को तिरछी नज़रों से देखा। राघव महसूस कर सकता था कि वह उसे घूर रही है, जाहिर तौर पर अभी भी उसी एक बात पर अटकी हुई है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसे बस इतना कहना चाहिए था कि उसने कीकी को देखा, कपड़े उतारने वाले हिस्से का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अब वह इसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसने कीकी को करीब आने का इशारा किया। कीकी अभी भी गुस्से में बेमन से तैरते हुए पास आए। क्या चाहिए तुम्हें? राघव ने अपनी आवाज़ धीमी की। वह चीज़, उसने तुम्हारे कपड़े उतारने का नाटक किया था। उसका स्वर गंभीर था। मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा और मुझे पूरा यकीन है। कीकी के चेहरे के भाव जम गए। उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई। वह तुम्हारा असली शरीर नहीं था। कीकी ने पलकें झपकाईं, फिर उसका चेहरा लाल पीला हो गया और उसने दांत पीसे। तुम्हें कैसे पता? राघव ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा, क्योंकि उसने पानी में तैरती लाश की ओर इशारा किया और शांति से कहा, उस राक्षस का सीना था। अध्याय 234 कव परिनियोजन। राघव की बात सुनकर कीकी
का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी, और अगर वे लोगों से घिरे न होते तो वह वहीं झपटकर उसका गला घोंट देती। राघव ने अपने पैरों के नीचे दबे मेका की ओर इशारा किया। एक बार जब मैं इसकी मरम्मत कर लूंगा तो तुम इसे चलाने वाली पहली पायलट बन सकती हो। ये सुनते ही कीकी की आंखें चमक उठीं, हालांकि वह अभी भी गुस्से में फुदक रही थी। उसने गुस्से और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ उसे देखा, फिर जल्दी से कहा, तुमने कह दिया है, अब अपनी बात से पीछे मत हटना। राघव, अब क्या योजना है? पूनम टीचर ने पानी में तैर रही उस विचित्र लाश को सावधानी से देखते हुए पूछा। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। मूल रूप से मैं पूरी टीम को खोजने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन यहाँ नीचे की स्थिति को देखते हुए चीज़ें उम्मीद से कहीं अधिक जटिल हैं। बेहतर होगा कि हम साथ रहें। मैं पहले इस मेका की मरम्मत करूंगा और फिर हम सब साथ निकलेंगे। कीकी थोड़ी निराश लगी। यह अनुसंधान सुविधा बहुत बड़ी है। क्या हम सच में यहाँ आसपास नहीं देखने वाले? क्या पता यहाँ और भी कीमती सामान हो? राघव ने पानी में तैरते उस भयानक मानवीय सिर की ओर इशारा किया। भ्रम पैदा करने वाले राक्षस एक गंभीर खतरा हैं। साथ ही हमने पहले ही उन चीज़ों को वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से रेंगते हुए देखा है। मुझे यकीन है कि कई जीव पहले से ही परीक्षण स्थल की टूटी हुई दीवारों से अंदर आ चुके होंगे। परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी किस्मत नहीं आजमानी चाहिए। डरावनी फिल्मों में लोग हमेशा अलग होने की जिद करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि कुछ गलत है। यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है। अभी इन्फिनिट ट्रेन रसद के लिए जीवन मरण की स्थिति में नहीं थी। अगर वह भारी मेका न होता जिसकी राघव मरम्मत कर रहा था, तो वह पहले ही पीछे हटने का आदेश दे चुका होता। आखिरकार उसका प्राथमिक उद्देश्य मेडिकल पॉड प्राप्त करना पहले ही पूरा हो चुका था। इसके अलावा अभी रात का समय था, जिसका अर्थ था कि इन्फिनिट ट्रेन को अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता था। यहाँ बहुत देर तक रुकना विकल्प नहीं था। ऐसा करें, कीकी ने सुझाव दिया। चूंकि हम बहुत सारे लोग हैं, हम इसी मंजिल पर रहकर खोजबीन कर सकते हैं। इस तरह जब तक तुम काम करोगे हम तुम्हें कवर दे सकते हैं, और काम पूरा होते ही हम सब साथ निकल जाएंगे। राघव ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम अभी भी ज़मीन के काफ़ी नीचे हैं, और बढ़ते जल स्तर के साथ हमें आपात स्थिति के लिए योजना बनानी होगी। वह कीकी की ओर मुड़ा। इसमें का हैंगर के लिए लिफ्ट निकास कहाँ है? कीकी ने जल्दी से अपने मोबाइल टर्मिनल की जांच की। एग्जिट F, लेकिन वह टेस्ट साइट नंबर 3 पर स्थित है, वही जिसे क्लियर वाटर टाउन टेस्ट साइट के रूप में जाना जाता है, जहां हमने पहले प्रवेश किया था। वह बड़े पैमाने की मशीनरी के लिए निर्धारित निकास है। राघव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। समझ गया। फिर उसने राज की ओर देखा। राज, एक टीम लो और हमारे अंतिम निकास के लिए लिफ्ट तक का रास्ता सुरक्षित करो। सुमी, लू, तुम दोनों सेंट्रल कोर्टयार्ड मध्य प्रांगण को संभालो। यहाँ का झील का पानी संदिग्ध है, संभवतः भयावह संस्थाओं से दूषित, और यह हमारे संचार में बाधा डाल रहा है। चूंकि तुम दोनों फुर्तीले हो, तुम संदेशों के लिए रिले पॉइंट के रूप में काम करोगे और साथ ही रसद भी इकट्ठा करोगे। कीकी, तुम्हारा काम डायरेक्टर रिया की रक्षा करना और उन्हें प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में ले जाना है। किसी भी मूल्यवान डेटा की तलाश करो, विशेष रूप से शक्तियों या भयावह संस्थाओं पर। ऐसा लगता है कि इस फाउंडेशन ने फीनिक्स की तुलना में अधिक गहरा शोध किया है, और उनके निष्कर्ष हमारी मदद कर सकते हैं। पूनम टीचर, आप और नीतू यहीं रुकें और मेरे काम के दौरान मुझे कवर दें। मुझे उम्मीद है कि मरम्मत में 40 से 60 मिनट लगेंगे। समझ गई। पूनम टीचर ने सिर हिलाया। राघव ने आगे कहा, सभी लोग साथ रहें। अकेले कहीं न जाएं, प्रति कमरा कम से कम 3 लोग। अपनी लाइटें जलाए रखें, बिजली की आपूर्ति कभी भी विफल हो सकती है। इस सुविधा में भयावह संस्थाएं, ह्यूमन एरीज और अज्ञात परीक्षण विषय हैं। यदि आपका सामना किसी खतरे से होता है तो उसे तुरंत खत्म कर दें। समझ गए, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। प्रोजेश, रजिता और कुछ काफिले के सदस्यों को छोड़कर, जो इन्फिनिट ट्रेन पर पीछे रुके थे, 24 लड़ाकू सदस्य वर्तमान में अनुसंधान सुविधा में थे। राघव की टीम नियुक्तियों ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक समूह में कम से कम एक भारी मारक क्षमता वाली इकाई हो, जो रॉरर K-23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन से लैस हो। इसके अलावा प्रत्येक टीम सदस्य सामरिक फ्लैशलाइट, विस्फोटक, ग्रेनेड लॉन्चर, गैस मास्क और काटने के औजारों से लैस था। ठीक है, सतर्क रहें, निकलें। कमांड पोस्ट मरम्मत स्थल। पूनम टीचर, मैं जानती हूँ। इससे पहले कि राघव अपनी बात पूरी कर पाता, पूनम टीचर ने उसे टोक दिया। बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। राघव हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, सुरक्षित रहें।
पूनम टीचर ने धीरे से सांस छोड़ी और नीतू तथा अन्य लोगों की ओर मुड़ी। हम इसी क्षेत्र में रहेंगे और निगरानी करेंगे। पानी बढ़ रहा है, इसलिए इसमें किसी भी चीज पर नजर रखें। राघव ने बढ़ते जल स्तर को देखा। 9वीं मंजिल के विशाल आकार को देखते हुए इसे पूरी तरह से डूबने में समय लगेगा, लेकिन पानी पहले से ही मेका के कॉकपिट तक पहुंच रहा था। स्कैन प्रगति 60%। अनुसंधान क्षेत्र डेल्टा। इस बीच कीकी और रिया अनुसंधान क्षेत्रों की ओर बढ़ीं। भोपाल छोड़ने के बाद से तुम काफी मजबूत हो गई हो, रिया ने अपनी गति बढ़ाते हुए कहा। सच में? कीकी ने हाथ बांधे और पीछे की ओर हवा में तैरते हुए हॉवरिंग बैकवर्ड पूछा। मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होता। सोल वेव वैल्यूज विकास को ठीक से नहीं मापते। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोल वेव वैल्यूज जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को मापते हैं, वास्तविक शक्ति स्तरों को नहीं। रिया ने सिर हिलाया। पूरी तरह से नहीं। कोई व्यक्ति ब्लैक नाइट काली रात में जितना अधिक समय बिताता है, उनकी शक्तियां और आनुवंशिक विकास उन जीवित बचे लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होता है जहां पोलर नाइट का प्रभाव कम होता है। हालांकि जीवित रहने की दर काफी कम है। कीकी ने मजाक उड़ाया। जाहिर है, यदि आप अंधेरे में लगातार राक्षसों से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कम लोग बचेंगे। रिया ने सिर हिलाया। ये केवल युद्ध के बारे में नहीं है, डार्क करप्शन भी है। याद है राघव ने पहले इसका जिक्र कैसे किया था? मैं फीनिक्स के शोध का अध्ययन कर रही हूं और अन्य जीवित बचे समूहों के डेटा के साथ मिलान कर रही हूं। मुझे कुछ दिलचस्प मिला है। डॉन भोर उजाले में प्रवेश करना डार्क करप्शन को काफी हद तक दबा देता है। कीकी ने एक भौं उठाए। रुको, तो तुम कह रही हो कि जो लोग काली रात की ऊर्जा को सोखते हैं उन्हें किसी प्रकार के संतुलन चरण की आवश्यकता होती है? रिया ने सिर हिलाया। मनुष्यों के लिए हाँ। जैविक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप इसे प्रकाश संश्लेषण की तरह सोच सकते हैं। पौधे दिन के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, लेकिन यदि बहुत अधिक धूप के संपर्क में आते हैं तो वे मुरझा जाते हैं। रात में वे श्वसन करते हैं, जमा की गई ऊर्जा को छोड़ते हैं। फीनिक्स शायद ये जानता है, लेकिन उन्होंने अपने निष्कर्ष जारी नहीं किए हैं क्योंकि उनके पास प्रयोगात्मक पुष्टि की कमी है। कीकी ने अपनी जीभ चटकाए। सच में, दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है और वे अभी भी वैज्ञानिक सत्यापन को लेकर चिंतित हैं। अगर उन्होंने कुछ पता लगा लिया है तो क्या उन्हें लोगों को चेतावनी नहीं देनी चाहिए? रिया हल्की सी मुस्कुराए। तुम गलत समझ रही हो। विज्ञान सटीक होता है और फीनिक्स जीवित बचे लोगों के बीच अंतिम वास्तविक अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वे गलत दावे करते हैं तो लोग निष्कर्षों की गलत व्याख्या कर सकते हैं। उनका दर्शन पहले से ही भोर का अनुसरण करने के बारे में है। बिना पूर्ण सत्यापन के एक गलत बयान फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ओह, कीकी ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। तो अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की तो कुछ मूर्ख तेजी से विकसित होने के लिए जानबूझकर अंधेरे में रहने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वे मारे जाएंगे। बिल्कुल। रिया की आवाज़ धीमी हो गई। यही बात डार्क मार्क्स पर भी लागू होती है। ये डार्क करप्शन से भी अधिक खतरनाक है। यदि जीवित बचे लोगों को जोखिम की पूरी सीमा पता होती तो कुछ लोग खुद पर प्रयोग करने की कोशिश कर सकते थे, जिससे और भी अधिक मौतें होतीं। कीकी ने अपने होंठ सिकोड़े। लेकिन हमने पहले ही साबित कर दिया है कि डार्क मार्क्स मौजूद हैं। हमने आज ही एक चिन्हित डिकॉय का सामना किया है। यह इतना सरल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे निष्कर्ष अभी भी सबूत से ज्यादा परिकल्पना पर आधारित हैं। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते कि डार्क मार्क्स किस तरह की ऊर्जा हैं। अभी हमारी समझ अनुभवजन्य होने के बजाय अधिक अनुभवात्मक है। इसके अलावा फीनिक्स की संरचना उन्हें जीवित विषयों पर उस तरह से प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती जैसे फाउंडेशन करता है। कीकी ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे समझ नहीं आता। भले ही वे हम पर भरोसा न करें, हमें अंततः फीनिक्स को ढूंढना ही होगा, है ना? रिया ने सिर हिलाया। धत तेरे की। कीकी का चेहरा काला पड़ गया। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। रुको, क्या तुम कह रही हो कि यह फाउंडेशन वही समूह है जिसने आज स्टेशन पर वह चिन्हित डिकॉय छोड़ा था? रिया ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं, लेकिन उनके शोध की दिशा को देखते हुए उनके पास फीनिक्स या फेडरेशन की तुलना में डार्क मार्क्स का अधिक प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के साधन हो सकते हैं। फिर उसने कीकी की ओर देखा। क्या तुमने और राघव ने पहले उनके साथ बातचीत नहीं की थी? क्या तुम मुझे SIID के बारे में और बता सकती हो? वे किस तरह का संगठन है? कीकी के चेहरे का भाव बिगड़ गया। वे पागलों का झुंड हैं। उसने बताया कि उस दिन SIID सुविधा के अंदर क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह ...
वे न केवल जीवित मनुष्यों पर प्रयोग करते हैं, बल्कि वे इसे एक खेल की तरह मानते हैं। और फिर भी वे खुद को तटस्थ, न्यूट्रल कहने का साहस रखते हैं। क्या मजाक है। रिया के चेहरे के भाव स्पष्ट हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि वे समूह प्रतिरोधक क्षमता का पालन कर रहे हैं। रिया ने समझाया, एबिस जोन और डाक आक्रमण को एक वैश्विक विलुप्ति वायरस के रूप में सोचें। समूह प्रतिरोधक क्षमता सिद्धांत के अनुसार केवल सबसे योग्य ही जीवित बचते हैं। प्रलय के दिन ने दुनिया भर में अरबों लोगों का सफाया कर दिया। हम में से जो अभी भी जीवित हैं, या तो उन्हें शक्तियां मिली या वे आनुवंशिक विकास से गुजरे। उनकी नज़र में हम प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में बस कुछ भाग्यशाली लोग हैं। कीकी ने मजाक उड़ाया। हाँ, और अंधेरे के खिलाफ वापस कौन लड़ने वाला है? क्लैक। रिया ने चलना बंद कर दिया। वह कीकी की ओर मुड़ी, उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। यही समस्या है, मनुष्यों ने वास्तव में पहले कभी किसी वायरस को हराया नहीं है।